नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। फसल खरीद को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। सरकार ने खरीफ की फसलों की खरीद प्रक्रिया को सुचारू और सुव्यवस्थित ढंग से करने के सभी प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार मक्का की खरीद एमएसपी पर हो रही है। इससे पहले बाजरे की खरीद भी एमएसपी पर हुई है। अब तक धान की बाकी की फसलों के भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किए गए। सीएम ने बताया कि सबसे पहले मंडियों में प्रदेश के किसानों की फसलों की खरीदी हो रही है। बाकी राज्यों में किसानों की मंडियों में आने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चाहे वो आढ़तियों के जरिए हो या अपने स्तर पर। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि धान की खरीद का 7 दिनों के अंदर अंदर भुगतान करने के इंतजाम किए गए हैं। आई फॉर्म जनरेट होने के बाद स्वीकृत होने के 3 दिन के अंदर अंदर भुगतान किया जा रहा है। झज्जर में किसानों को परेशानियां जानने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक गीता बुक्कल ने अनाज मंडी का दौरा किया। अधिकारियों को जल्द समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। गीता बुक्कल ने कहा कि सरकार मंडियों में फसलों की खरीद की व्यवस्था होने की बात कह रही है, जबकि आए दिन कहीं न कहीं किसानों और आढ़ती को परेशानी होती है। कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए बुक्कल ने कहा कि हालात ये हैं कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और बीजेपी दोनों के दिमाग से कांग्रेस का भूत नहीं निकल रहा। बीजेपी को चुनाव में जनता आईना दिखाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीघल खाप के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। खाप ने गुड़गांव में हुए यस बैंक अधिकारी धीरज अहलावत मर्डर केस की जांच सीबीआई से करवाने से मुख्यमंत्री की अपील की। मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश करने की बात कही है। इससे पहले इसी केस में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम जांच कर रही है। खाप प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव को विश्व बैंक में नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव ने मंत्रिमंडल के सामने राजेश खुल्लर की सेवाएं देने के बारे में प्रस्ताव रखा और मंत्रिमंडल ने इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव की पिछले 5 साल के दौरान दी गई सेवाओं की सराहना की। राजेश खुल्लर ने 1 नवंबर से विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के पद पर ज्वाइनिंग करेंगे। कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने का मामला एक बार फिर से गरमा रहा है। इसको लेकर के गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया और पी चिदंबरम को देशद्रोहियों की पंक्ति में खड़ा होने की बात कही। विज ने कहा कि धारा 370 देश पर एक ऐसा दाग था जिसे पीएम नरेंद्र मोदी की साहसिक सोच ने हिंदुस्तान से खत्म किया। उसको पुनः बहाल करने के सपने देख रहे हैं। देश को पी चिदंबरम और उनकी पार्टी को कभी माफ नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि गरीब भूखा मर रहा है, सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने में लगी है। इसको लेकर भी विज ने कहा कि कोरोना काल में पूरे विश्व पर असर हुआ। राहुल गांधी क्या जाने कोरोना क्या होता है, इसका क्या असर पड़ता है। कपूर नरवाला को कांग्रेस के टिकट न दिए जाने पर विज ने कहा कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई जग जाहिर है। ये एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते, एक मंच पर बैठते हैं और मुंह इनके अलग अलग दिशा में होते हैं। परिवहन विभाग में सुधार के लिए सीएम ने बनाई योजना। जिले में अलग अधिकारी संभालेगा काम, आरटीए नहीं अब डीटीओ होगा पद का नाम। विभाग में भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि शिकायतों के बाद सुधार की जरूरत महसूस हो रही थी। सीएम ने कहा कि अब किसी भी जिले में एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब आरटीए नहीं बल्कि संबंधित अधिकारी को डीटीओ के नाम से जाना जाएगा। सीएम ने कहा कि क्लास 1 का अधिकारी जो कि जिम्मेदारी को देगा, इसके लिए 22 अधिकारियों की नियुक्ति भी हो गई। परिवहन विभाग में गड़बड़ियों को रोकने के लिए गाड़ियों का इलेक्ट्रॉनिक फिटनेस सर्टिफिकेट करवाया जाएगा। सीएम ने यह भी बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अभी ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक शुरू करेंगे। इस परियोजना पर 30 करोड़ की लागत आएगी। सड़क पर ओवरलोडेड गाड़ियां भी एक बड़ी समस्या है। ट्रक वाले निजी धर्मघाटे पर वजन करवाते हैं, धांधली होने के चांस रहते हैं। सीएम ने कहा कि अब सड़क पर ही पोर्टेबल स्केल को रखेंगे, इसका पता ओवरलोड करने वालों को भी नहीं चलेगा। सीएम मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कई बार रेड करने वाली टीम पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे में उनकी बॉडी पर कैमरे लगाए जाएंगे, सारी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी दलाल ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को निपटाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने नेताओं को खुद ही निपटा लेगी। जेपी दलाल ने यह भी कहा कि विकास कामों के टेंडर हो चुके हैं, काम चल रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले 54 साल में बड़ौदा का कोई विकास नहीं किया। योगेश्वर दत्त ने कहा कि मैं खिलाड़ी हूं और भविष्य में भी मैं खिलाड़ियों के बारे में सोचूंगा। बड़ौदा का विकास करना मेरी प्राथमिकता है, राजनीति में सिर्फ जनता की सेवा के लिए आया। इंदुराज नरवाल और कपूर नरवाल दोनों लड़ेंगे बड़ौदा उपचुनाव। नरवाल खाप पंचायत में नहीं हुआ समझौता, पंचायत बोली दोनों लड़े, लोग जिसे चाहें वोट दें। कपूर नरवाल ने पंचायत में कहा कि उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, जबकि इंदुराज अभी जवान है, उनके पास बाद में भी चुनाव लड़ने का मौका है। कपूर ने राजनीतिक हत्या किए जाने की बात भी पंचायत में कही। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बड़ौदा उपचुनाव में बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा कि चुनाव में बीजेपी बहुमत से जीतेगी, बीजेपी का साथ जनता देगी। धान खरीद पर विपक्षी दलों के हमले पर कर्णदेव कंबोज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तीनों कानून किसान की भलाई के लिए लाए गए।
पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने हिंदी में योग कक्षा में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। योग को प्राचीन पद्धति बताते हुए उन्होंने कहा कि अब दुनिया के 179 देशों में इसको मान्यता दी गई। पूर्व सीपीएस शेर सिंह राणा इनेलो में शामिल हो गए हैं। कृषि कानून के विरोध में बीजेपी छोड़ दी है। ओपी चौटाला बोले, वैचारिक तौर पर हमेशा से थे हमारे साथ। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा कि श्याम सिंह राणा का पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भरोसा है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें राणा हमारे साथ आए हैं और संघर्ष में जुड़े हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि लोभ के लिए लोग सत्ता के साथ जुड़ते हैं, लेकिन सत्ता को छोड़कर संघर्ष के साथ जोड़ने वालों की जितनी सराहना हो वो कम है। इनेलो को लोग सत्ता के भूखे नहीं है, हम चौधरी देवीलाल के सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं। केंद्र बीजेपी विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने गांव बरसोला में 2 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस परियोजना में तीर्थ का सौंदर्यीकरण, सत्संग के लिए हॉल का निर्माण प्रस्तावित। विधायक के निर्देश पर तीर्थ को स्विमिंग पूल की तरह विकसित किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम से पहले गांव पहुंचने पर विधायक का ग्राम पंचायत ने स्वागत किया। विधायक ने कहा, प्राचीन सभ्यता को जीवित रखना सरकार की प्राथमिकता में शामिल। टोहाना में सुभाष बराला के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उन्हें चेयरमैन पद मिलने पर बधाई दी। सुभाष बराला ने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि इस पद पर रहते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करें। सुभाष बराला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर योगेश्वर दत्त की जीत का दावा करते हुए कहा कि वो लोग सरकार के साथ चलकर बड़ौदा के विकास के पथ पर ले जाने का काम करें। कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन का कहना है कि वीटा डेयरी का सालाना टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए करना पहला लक्ष्य है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में वीटा के 2000 बड़े बूथ शुरू किए जाएंगे। कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश दौलताबाद ने कहा है कि नए बूथ 4 महीने में आवंटित कर दिए जाएंगे, जिससे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। गुरुग्राम के जैकबपुरा इलाके में 1966 से रामलीला कराने वाली दुर्गा नवमी कमेटी को रामलीला का आयोजन की अनुमति जिला प्रशासन ने दी है। इस भव्य आयोजन में पहुंचे समाजसेवी नवीन गोयल को कमेटी ने सम्मानित किया। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई। समाजसेवी नवीन गोयल ने बताया कि रामलीला मंच एक ऐसा मंच है जो हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म को प्रस्तुत करता है। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंढूनी की अगुवाई में राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें कई फैसले लिए गए। दशहरे वाले दिन 25 अक्टूबर को प्रदेश भर में मोदी के पुतले फूंके जाएंगे। गुरनाम सिंह ने कहा कि नारायणगढ़ के अंदर उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर सरेआम हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अगर ये मुकदमा रद्द नहीं किया गया तो 29 अक्टूबर को आंदोलन बड़ा हो सकता है। इस आंदोलन में महिलाएं भी भाग लेंगी। कृषि कानून के खिलाफ लगातार किसानों का रोष बढ़ता जा रहा है। किसानों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए सिरसा के भूमन शाह चौक पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने एक बार फिर से दोहराया कि जब तक कृषि कानून को सरकार वापस नहीं लेती उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। शहीद भगत सिंह स्टेडियम में किसानों का धरना 12वें दिन भी जारी रहा। स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जय किसान आंदोलन स्वराज अभियान के तहत दक्षिण हरियाणा की सभी मंडियों का दौरा करते हुए भिवानी पहुंचे। भिवानी में किसानों से रूबरू हुए और बाजरे की खरीद पर दुख जताया। योगेंद्र यादव ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर मंडी में स्थिति नहीं बदली तो मंडी में किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरना होगा। उन्होंने किसानों को सिरसा में चल रहे धरने में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रोहतक की नई अनाज मंडी में किसानों के धान और बाजरे की आवक आनी शुरू हो गई है। किसानों को शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ 8 क्विंटल बाजरा ही खरीदा जा रहा है। किसानों ने कृषि बिल को लेकर नाराजगी जताई, कहा कि सरकार इन कानूनों के जरिए एमएसपी को खत्म कर देगी। किसानों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। चरखी दादरी के बाडा हल्के के बेरला, दगडोली, कादमा में अनाज मंडियों में बाजरे की खरीद में गोलमाल का मामला सामने आया है। अनाज मंडियों में बगैर सफाई के बैग भरे जा रहे हैं। रात में कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। रात के समय में बगैर सफाई के बैग भरने के मामले में अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। बाजरा गाड़ियों से सीधा मंडियों में उतारा जा रहा है। बिहार से राजस्थान की गाड़ियों में चावल भरकर आए 5 ट्रकों को रतिया में किसानों ने रोका और कब्जे में लेकर अधिकारियों को सूचना दी। किसानों का आरोप है कि शेलर मालिकों ने चावल मंगवाया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। अधिकारियों से बैठक के बाद एसडीएम ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो रही है। निजी फर्म ने चावल मंगवाए हैं, दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच चल रही खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। धर्म जागरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संत प्रमुख महामंडलेश्वर ने कहा कि ठाकरे हिंदुत्व को भूलते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में मंदिर बंद रखने की जिद पर अड़े सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ संत समाज खुलकर सामने आया है। महामंडलेश्वर ने कहा कि जब ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं थे तब वो हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते थे। फरीदाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मांग को लेकर परिवहन मंत्री से गुहार लगाने की बात कही। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सभी हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की मांग को लेकर मीटिंग करेंगे। कर्मचारियों की मुख्य मांग में मूलचंद शर्मा के सामने रखने के लिए 24 डिपो के कर्मचारी जाएंगे। इसमें मुख्य मांग किलोमीटर स्कीम और स्टेज करियर स्कीम 2016 को रद्द करने की रहेगी।
यमुनानगर में अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने शराब फैक्ट्री से बनाई गई नकली शराब की 300 पेटियों को रोहतक के महन से बरामद किया है। इससे पहले पिछले महीने यमुनानगर के रादौर से तकरीबन 700 पेटियां नकली शराब की बरामद की गई थी। उसके बाद पुलिस अधीक्षक मामले की तह तक गए थे। मामले को लेकर अभी 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम नगर निगम अवैध निर्माण को नकेल कसने के दावे लगातार करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में निगम की जमीन के साथ साथ निगम के इलाकों में अवैध निर्माण लगातार बढ़े हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 47, 49, सेक्टर 49, 50, सेक्टर 50, 51 इन तमाम सेक्टर के अंदर करीब 25 किलोमीटर की जमीन पर बिल्डर्स का अवैध कब्जा है और अवैध कब्जा करने के बाद यहां पर गगनचुंबी इमारतें खड़ी करके अवैध निर्माण किया जा रहा है। दिन में ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करने वालों पर शिकंजा कसा गया है। कैथल रोड पर नए बाईपास सब पर पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों की जांच की। अनियमितता पाए जाने पर धड़ाधड़ चालान किए। एएसआई ने बताया कि सब पब्लिक की सुरक्षा के लिए हो रहा है। सभी को मास्क पहनना जरूरी है। चेकिंग के दौरान 4 वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। अभियान आगे भी जारी रहेगा। हिसार में पुलिस अधीक्षक ने जिला उपायुक्त स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने के आदेश दिए। पहले जनता को मास्क पहनने के लिए समझाने के लिए कहा गया। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा के मुताबिक अब सिनेमा हॉल और मॉल भी खुल गए हैं। त्योहारी सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में अगर जनता मास्क नहीं पहनेगी तो सख्ती बरती जाएगी। सोनीपत पुलिस ने पूरे शहर में पैदल फ्लैग मार्च निकाला है। इसका उद्देश्य हरियाणा पुलिस ने दिए जाने वाले सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को और मजबूती देना है। लोगों को समस्याएं पैदल मार्च में सुनना है। डीएसपी ने यह भी बताया कि अब हर महीने सोनीपत पुलिस सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे को पुख्ता करने के लिए शहर भर में इस तरह का फ्लैग मार्च निकालेगी ताकि आम जनता में पुलिस का भरोसा कायम रह सके। पलवल पुलिस ने पुलिस प्रेजेंस डे की शुरुआत की है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने पैदल मार्च निकाला, लोगों से रूबरू हुए। लोगों को सुरक्षा और त्योहार के सीजन के चलते अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को लगे कि सुरक्षा के लिए पुलिस उनके बीच मौजूद है। नवरात्रि के साथ ही त्योहारों का सीजन शुरू हो गया। बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने भी बाजारों में सतर्कता बढ़ाई है। चौक चौराहों पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। बाजारों में राइडर और जिप्सियों से भी गश्त हो रही है। बाजार में वन वे व्यवस्था को लागू करने सहित सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्लान तैयार किया गया है। डीएसपी ने बाजारों का निरीक्षण किया है, निर्देश दिए। चरखी दादरी में पुलिस ने डे डोमिनेशन अभियान चलाया है। इस दौरान दादरी जिले में बाहरी पुलिस फोर्स चौक चौराहे और नाके और रोड पर तैनात रही। अभियान सुबह 9 से 3 बजे तक चलाया गया। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने 68 लोगों के मास्क न पहनने पर चालान किए हैं। 49 चालान बाकी मामलों में भी किए गए हैं। कस्बा बाढ़ा में पिस्तौल बरामद की गई है। दादरी सिटी थाने में गैम्बलिंग एक्ट के पर्चे दिए गए। भिवानी में ट्रैफिक नियमों को लेकर बढ़ी सख्ताई। यातायात नियम तोड़ने वालों को पुलिस नहीं बख्श रही। शहर में चारों तरफ हर गली और चौक चौराहों पर पुलिस तैनात हो चुकी है। डीएसपी ने बताया कि दक्षता अभियान का मकसद लोगों को पुलिस की मौजूदगी को दर्शाना और जनता के मन में सुरक्षा की भावना को पैदा करना है। त्योहार के सीजन को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जाखल में नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि के सुसाइड के मामले में परिजन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करेंगे। डीएसपी नायब तहसीलदार थाना प्रभारी ने परिजनों से दाह संस्कार करने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने। नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि ने कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और पार्षद पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए। फतेहाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर सामने आया है। बाजार में सामान खरीदने आए बाइक सवार 2 लोगों को तेज रफ्तार कार चालक ने कुचल दिया। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दोनों के शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंपे गए। पलवल में मिट्टी से भरे डंपर ने सड़क के किनारे खड़े 2 बच्चों को कुचल दिया। घटना के बाद आरोपी डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक 16 वर्षीय जतिन परिवार का इकलौता बेटा था। होडल में करमन फाटक के पास रेलवे लाइन को पार करते समय एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जगाधरी के अशोक विहार में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग करने के मामले में सीआईएफ 1 की टीम को कामयाबी मिली है। मामले में प्रॉपर्टी डीलर के घर फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने यह भी बताया कि फायरिंग करने वालों में प्रॉपर्टी डीलर के व्हाट्सएप कॉल पर 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी। डराने के लिए उसके घर पर फायरिंग की गई। शिकायत प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को दी।
महाराजा अग्रसेन की जयंती प्रदेश भर में धूमधाम के साथ मनाई गई है। इसी के तहत भिवानी के अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बीजेपी सांसद ने उनकी जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। महाराजा अग्रसेन जयंती पर सिरसा के अग्रसेन पार्क में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके कार्यकर्ताओं ने इसकी शुरुआत की है। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठनों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विश्व शांति कल्याण की कामना को लेकर हवन यज्ञ किया गया है। इसमें सभी ने आहुति डाली। नेताओं ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग पर चलकर समाज को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। करनाल में मंदिरों में नवरात्रि के पहले दिन रौनक देखने को मिली है। मंदिर में कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए लोगों ने शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। लिखा है कि मां दुर्गा से प्रार्थना है कि सबका कल्याण हो, सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। पूर्व सीएम हुड्डा ने भी ट्वीट करके लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट किया है, कामना है कि मां भगवती आप सभी पर कृपा बनाए रखें। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है। पलवल के मंदिरों और में भक्तजनों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की है। नवरात्रि का पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। कोरोना काल के चलते स्वास्थ्य विभाग के नियमों की भी पालन हो रहे हैं। मंदिरों में 2 गज की दूरी बनाकर पूजा अर्चना की जा रही है। मुंह पे मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। कैथल में दुर्गा माता के पावन नवरात्रे बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माता रानी के दर्शन करने, पूजा अर्चना की है। माता के मंदिरों को भव्य ढंग से सजाया गया। सिरसा के श्री सालासर धाम मंदिर में शारदीय नवरात्रि के मौके पर भगवती की उपासना के लिए विशेष पूजा की जा रही है। मंदिर परिसर में 301 अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। लगातार 8 दिन तक अखंड ज्योति से माता की उपासना होगी। महायज्ञ किया जाएगा, जिसका समापन 24 अक्टूबर को अष्टमी के दिन होगा। कोरोना का असर नवरात्रि पर भी दिखाई दे रहा है। मंदिर में ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। पहले नवरात्रि में फरीदाबाद में सिद्धिपीठ वैष्णो देवी मंदिर में हिमाचल प्रदेश की ज्वाला जी से लाई गई पवित्र ज्योत जागृत की गई। अंबाला में भी कोविड-19 से बचाव को लेकर मंदिरों में तैयारियां की गई हैं। अंबिका माता मंदिर में गेट पर ही लोगों को मास्क देकर अंदर भेजा जा रहा है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्नी के साथ माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचकर मां के दरबार में हाजिरी लगाई। ज्ञानचंद गुप्ता ने मां के दरबार में माथा टेका और देश को कोरोना से मुक्त होने की मन्नत मांगी।